रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी के हम चौथे अध्याय को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें तीसरा सबक सिखाता है, अपने काम से काम रखो। 1974 में मैं मैकडोनाल्ड के मालिक रे क्रॉक से आग्रह किया गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए की कक्षा में व्याख्यान दें। मेरा एक करीबी दोस्त किट कनिंघम वहाँ एमबीए कर रहा था। बहुत अच्छी और प्रेरणादायी चर्चा के बाद कक्षा खत्म हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर के लिए उनके फेवरेट बार में चलेगा। रे तैयार हो गया। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई, तब रे ने पूछा, मेरा असली बिजनेस क्या है? किट ने कहा। हर कोई हंस पड़ा। ज्यादातर एमबीए विद्यार्थियों को लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा यही सवाल पूछा, लोगों की नज़रों में मेरा बिजनेस क्या है? विद्यार्थी दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर विद्यार्थी ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है तो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे हंस दिए। मुझे मालूम था आप लोग यही कहोगे। वे एक पल के लिए रुके और उसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट का। किट ने कहा कि रे ने अपने नजरिए को समझाने के लिए काफी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में वे जानते थे कि बिजनेस का मूल लक्ष्य हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, परंतु वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और उसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में महत्वपूर्ण तत्व है। मूलतः वह आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रॉक के संगठन की फ्रेंचाइजी चेन का सदस्य बनता था, वह भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडोनाल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज़्यादा रियल एस्टेट है। आज मैं के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। किट ने कहा कि ये उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज किट के पास कार धोने का बिजनेस है, परंतु उसका असली बिजनेस कार धोने के गैराज के नीचे का रियल एस्टेट है। पिछले अध्याय के अंत में हमने यह बताया था कि ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और फिर आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं, जो उनके मॉर्गेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडोनल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, परंतु मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सब सबक सिखा दिया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रॉक ने सिखाया था। वह अमीरों का रहस्य नंबर 3 है। रहस्य है, अपने काम से काम रखो। लोगों की ज़िंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। एक बार फिर एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यहाँ एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का चित्र है, जो रे क्रॉक की सलाह का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपका प्रोफेशन आय मालिक के लिए, वह सरकार के लिए, संपत्ति आपका बिजनेस दायित्व बैंक के लिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति आज के युवाओं में अकादमिक कुशलताएं विकसित कर उन्हें अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार करती है। उनकी जिंदगी उनकी तनख्वाह के चारों तरफ घूमती है। यह जैसा पहले बताया जा चुका है, उनकी आमदनी केवल कॉलम के चारों तरफ और ज़्यादा अकादमिक कुशलताओं को विकसित करने के बाद वे अपनी व्यावसायिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और ऊंची शिक्षा हासिल करते हैं। वे इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर, कलाकार, लेखक इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यावसायिक योग्यताएं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, परंतु ध्यान रहे, वे पैसे के लिए काम करते हैं,
आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आपका बिजनेस क्या है? वे कहते हैं मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक हैं? और सामान्यतः उसका जवाब, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, परंतु उनका बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रॉक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था। वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ समय ही बाद वे हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर है, फ्रेंचाइजी बेचने का था, परंतु उनका बिजनेस आय गिनाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विषय पढ़ाते हैं, आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और अगर आप मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ाया जाए वही बन जाने में गलती यहाँ होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरे के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह आपको अमीर बनाते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है। आपका बिजनेस आपके संपत्ति वाले कॉलम की चारों तरफ घूमता है, जो आपकी आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, नंबर एक नियम यह जानना है कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर होता है और हमें संपत्ति खरीदनी चाहिए। अमीर लोग हमने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है, मुझे ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षण लेने वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूँ। मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए। मैं 2 सप्ताह में नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जिसमें तनख्वाह ज़्यादा है। कई समूहों में ये समझदारी के विचार हैं, परंतु अगर आप रे क्रॉक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख सकते। वे सभी विचार अपना पूरा ध्यान आमदनी वाले कॉलम पर केंद्रित करे हुए हैं और अगर अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाली संपत्तियों को खरीदने में किया जाता है, तभी वह आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग के ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से पुरातनपंथी होते हैं, यानी मैं जोखिम नहीं उठा सकता, यानी कि उनका कोई आर्थिक आधार नहीं होता। वे अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं। वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। जब कंपनियों का आकार छोटा होने लगा तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि वे जिसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, यानी कि उनका घर, वह जिन्हें जिंदा मार रहा है। उनकी घर नामक संपत्ति हर माह उनकी जेब से पैसे निकलवा रही थी। उनकी कार उनकी दूसरी संपत्ति थी जिन्हें जिंदा मार रही थी। गैरेज में रखे $1000 में खरीदे गए उनके गोल्फ क्लॉबर $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण अब उनके पास जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचा। उनके विचार में जो संपत्तियां थी, वे पैसे के संकट के समय में उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। मैं यह मानकर चल रहा था कि इसमें से ज़्यादातर ने मकान खरीदने या कार खरीदने के लिए बैंकर से लोन लिए के लिए आवेदन भर रहा है। नेटवर्थ खंड पर नजर डालना अनेक रोचक रहता है। यह रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीज़ों को संपत्तियां माना जाता है। एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने नए गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तकें, स्टोरीज, टेलीविज़न, अरमानी सूट, कलाई घड़ियाँ, जूते और दीगर चीज़ों को संपत्ति वाले कॉलम में दिखा दिया। मेरे लोन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया।
क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा निवेश रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया था कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा था। वे यह जानना चाहते थे कि मेरे पास एक सामान्य नौकरी क्यों नहीं है जिससे वेतन मिलता हो। उन्होंने मेरे अरमानी सूट, गोल्फ क्लब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं किए। जिंदगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता हूँ जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ कि उनकी नेटवर्थ $10 लाख है या $1 लाख है, या ऐसा कि कोई और आंकड़ा। नेटवर्थ के सटीक न होने का एक कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, आपको प्राप्तियों का टैक्स चुकाना पड़ता है। इतने सारे लोग आपको पैसे के गहरे संकट में डाल देते हैं। जब उनकी आमदनी कम हो जाती है, पैसे जुटाने के लिए वे अपनी संपत्तियां बेचते हैं। पहले तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां सामान्यतः उस मूल्य से बहुत कम में बिकती है जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाया गया है। या अगर संपत्तियों को बेचने से कोई फायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर सरकार फायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। दिन की नौकरी को करते रहें, परंतु असली संपत्तियों को खरीदना भी शुरू कर दें। परंतु ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीज़ों से बचें जिनकी कीमत एक बार लाने पर कम हो जाए जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार शोरूम से बाहर ले आते हैं, उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। ये सच्ची संपत्ति नहीं है। हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ति मानते हैं। मेरा $400 का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदने के कुछ ही मिनटों बाद $150 मूल्य का हो गया। वयस्कों के लिए सही समय है कि अपने वर्चस्व कम कर लें, अपने खर्चे कम कर लें, अपने दायित्वों को घटा लें और मेहनत से ठोस संपत्तियों का आधार बना लें। उन युवा लोगों को जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है, यह सिखाया जाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व के बीच क्या फ़र्क होता है। घर छोड़ने से पहले उन्हें संपत्ति वाले कॉलम को बनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसके पहले कि वे घर छोड़ें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक आर्थिक स्थिति में फंसे, नौकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज़ को उधार खरीदें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी नौकरी के बहुत सालों तक खर्च से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब आखिरी बच्चा घर छोड़ कर चला जाता है, तब ज़्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पर्याप्त तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके अपने मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियों के संग्रह की प्रेरणा दे रहा हूँ। मेरी दुनिया में असली संपत्तियाँ कई तरह की होती है। ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की ज़रूरत ना हो। मैं उनका मालिक ज़रूर हूँ, परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। दूसरा स्टॉक, तीसरा बॉन्ड, चौथा म्यूचुअल फंड, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, नोट्स, आईओयू, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा, पेटेंट्स इत्यादि से मिलने वाली रॉयल्टी, और ऐसी हर चीज़ जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नौकरी करने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसी संपत्तियों को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते होगे तो तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और ज़मीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूँ। मैं सारा दिन उनको निहार सकता हूँ। जब समस्याएं आती हो तो समस्याएं उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण रियल एस्टेट के लिए मेरा
प्यार कम हो जाए। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं, उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक से भी प्रेम है, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक से। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ना कि कोई कॉर्पोरेट व्यक्ति। मेरे शुरुआती सालों में मैं बड़े संगठनों में काम कर चुका हूँ, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड से में, यूएस मरीन कॉर्प्स और जेरॉक्स कॉरपोरेशन में। मैंने इन संगठनों में बिताए समय का मजा लिया है और मेरे पास कई सुखद यादें हैं। परंतु भीतर से मैं कंपनी में काम करने वाली आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है, परंतु इन्हें चलाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूँ, वे भी सामान्यतः छोटी कंपनियों के होते हैं। और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूँ और उसे सार्वजनिक बना देता हूँ। नए स्टॉक के शेयर्स में किस्मत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है। कई लोग कम पूंजी वाले कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी कंपनियों के साथ मेरी रणनीति यह होती है कि एक साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की रणनीति प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और इस तरह अपने फायदे पर टैक्स चुकाने से बचता रहता हूँ। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है। मैं सामान्य तौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूँ। वर्षों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स में था, तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं अपने दिन की नौकरी करता था, परंतु मैं अपने काम से काम रखता था। मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स की खरीद फरोख्त भी करता रहता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के महत्व पर जोर दिया था। जितनी अच्छी तरह मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी अच्छी तरह मैं निवेशों का विश्लेषण कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा न सोच रहा हो, मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मैं जानता हूँ कि कंपनी चलाने में इतना झंझट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस झंझट में फंसे। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है, परंतु सफलता के अवसर बहुत कम है। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती है। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती है, उनमें से 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती है। तो अगर आपकी पहले से ही कंपनी शुरू करने की इच्छा हो, तो मैं भी इसकी सलाह दूंगा। अन्यथा आप अपनी दिन की नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूँ कि अपने काम से काम रखें, तो मेरा यह मतलब है कि आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार उसमें $1 जाए तो वह बाहर ना निकल पाए। इसे इस तरह सोचें कि जब आप डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में आता है, तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यह हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। अपने दिन की नौकरी करते रहें, एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करें, परंतु अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है, तब आप कुछ विलासिता की चीज़ें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीज़ें सबसे ज़्यादा में खरीदते हैं, विलासिता की चीज़ें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी या नाव जैसी विलासिता की चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, परंतु असल में वे उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, वे लंबे समय से अमीर हैं। वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, फिर संपत्ति वाले कॉलम से होने वाली आमदनी
उनके लिए विलासिता की चीज़ें खरीद लेती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीज़ें खरीदते हैं। सच्ची विलासिता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन है। उदाहरण के तौर पर, जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से अतिरिक्त पैसा आने लगा, तो वह बाजार गई और अपने लिए मर्सिडीज खरीद लाई। इसमें जरा सी भी मेहनत या जोखिम नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी, परंतु उसे इसके लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा, ताकि जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ जा रहा था और आखिरकार उसने इतना अतिरिक्त पैसा दे दिया कि कार खरीदी जा सके। परंतु मर्सिडीज की यह विलासिता दरअसल एक सच्चा पुरस्कार है, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि वह अपने संपत्ति वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए कार की कीमत सामान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई चीज़ खरीद लेते हैं। हो सकता है कि वे जिंदगी से ऊब चुके हैं या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर विलासिता की चीज़ खरीदने से देर सबेर वह आदमी उस चीज़ से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वह एक बार भार बन जाएगा। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं, तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं। जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है, यह रहस्य अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है अपने काम से काम रखने का इनाम, जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। अध्याय 5, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। मुझे याद है कि हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उसकी सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना है कि यह वह केविन कॉस्टनर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नज़र में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, परंतु उसके अनुयायी आज भी जिंदा हैं। कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है, इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को तो और ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिनहुड का यह विचार कि अमीरों को से लेकर गरीबों में बांट देना चाहिए, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को लिए सर्वाधिक कष्ट का कारण है। इसी रॉबिनहुड आदर्श के कारण मध्यम वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लगा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मध्यम वर्ग से आता है, खासकर शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मध्यम वर्ग से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। हमें टैक्स के इतिहास को जानने की जरूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी शिक्षा के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते हैं, परंतु मेरे अमीर अमीर डैडी टैक्स के इतिहास के विशेषज्ञ थे। मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार युद्ध का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूर लगा करते थे। राजा या राष्ट्रपति मुंह से कह भर देता है और हर आदमी उसकी बात मानकर अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपोलियन से युद्ध के समय टैक्स लगाया गया था, और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वॉर्स के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इंग्लैंड इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया। 1913 में
संविधान के 16वें संशोधन के साथ अमेरिका में भी आयकर स्थायी रूप से लागू हो गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। चाय पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगने के कारण ही बोस्टन हार्बर पर प्रसिद्ध टी पार्टी की घटना हुई थी, जिससे क्रांतिकारी युद्ध को ताकत मिली थी। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही नियमित इनकम टैक्स के विचारों को जनता के गले उतारने में लगभग 50 साल का समय लगा। इन ऐतिहासिक तिथियों से हमें यह पता नहीं चल पाता कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू में केवल अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं भूलें। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स का विचार लोकप्रिय बना और उसे ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने का और मध्य वर्ग तक तथा गरीबों को मदद देने का साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स कानून के समर्थन में वोट दिए और यह वैधानिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीर को दंड देना है, परंतु दरअसल यह उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने इसका समर्थन किया था, यानी गरीब लोग और मध्यम वर्ग। एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वह एक सरकारी ब्यूरोक्रेट है और मैं एक पूंजीपति हूँ। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग मानदंडों पर तोली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये जितना ज़्यादा खर्च करते हैं और जितने ज़्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका संगठन उतना ही बड़ा होता है। सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है, उतना ही बड़ा उनका ज़्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे संगठन में मैं जितने कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे निवेशक उतना ही मेरा ज़्यादा सम्मान करते हैं। इसीलिए मैं सरकारी आदमियों को पसंद नहीं करता हूँ। उनके लक्ष्य बिजनेस के ज़्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे सरकार के कर्मचारी बढ़ते हैं, उन्हें तनख्वाह देने के लिए उतनी ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात से भरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉर्प के विचार से। वे इस विचार को इतना ज़्यादा चाहते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज़्यादा लोगों को भर्ती कर सकें। ऐसा वे शिक्षा विभाग की अपनी नौकरी में भी करते थे और पीस कॉर्प्स में भी उनका काम था। जब मैं 10 साल का था, तब मैं और अपने अमीर डैडी से यह सुनता था, सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है। और मेरे गरीब डैडी से मैं यह सुनता हूँ कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं, जिनसे सरकार को ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ तो मैं शहर के सबसे बड़े उद्योगपति जो में से एक के लिए काम करता था, और दूसरी तरफ जब मैं घर जाता था तो वहाँ मेरे डैडी होते थे जो एक नामी सरकारी नेता थे। यह तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। परंतु जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका कि जनता रॉबिन हुड के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत को भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता है। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मध्यम वर्ग पर फिर टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वहां से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरह देखा। वे उन्होंने उन्हीं नियमों से नहीं खेलते हैं जिनसे जनता खेलती है। जैसे मैंने बताया कि अमीर पहली कॉरपोरेशन के बारे में जानते थे जो पानी के जहाज़ों के दिनों में लोकप्रिय हुए थे। अमीरों ने हर समुद्री यात्री की संपत्ति के जोखिम को सीमित करने के लिए
कॉरपोरेशन का उपयोग किया। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कॉरपोरेशन में अपना पैसा डालते थे। फिर ये कॉरपोरेशन न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए नाविकों को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो नाविकों की जान जाती थी, परंतु अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता था कि उनका वह पैसा डूब जाता था जो उन्होंने इस समुद्री यात्रा के लिए दिया था। आगे आने वाला चित्र दर्शाता है कि किस तरह कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाहर बैठता है। अमीर लोग किस तरह खेल को खेलते हैं। कटी हुई कर योग्य आय, आय व्यय, पर्सनल कॉर्पोरेशन, आय और व्यय। कॉर्पोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत के ज्ञान से अमीरों को गरीब और मध्यम वर्ग की तुलना में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मुझे दो डैडियों ने शिक्षा दी थी कि जिनमें से एक समाजवादी थे, दूसरे पूंजीपति थे। मुझे जल्द ही यह महसूस हुआ कि पूंजीपतियों में पैसे की ज़्यादा समझ है। मुझे ऐसा लगा कि पैसे की नासमझी के कारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देते हैं। अमूल अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मध्यम वर्ग पर लगे। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धि से हरा दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवी को किस तरह हराया। एक बार अमीरों से वसूलों का कानून पारित हुआ तो फिर सरकार की तिजोरी में पैसा आने लगा। पहले तो इस बात से खुश हुए, यह पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों को दिया जाने वाला लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास यह पैसा नौकरी और पेंशन के रूप में गया। अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, परंतु उस पैसे के मैनेजमेंट की समस्या थी। उसमें कोई सर्कुलेशन नहीं था। दूसरे शब्दों में, सरकारी नीति में अगर आप एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं तो आप पैसा बचाना पसंद नहीं करते। अगर आप अपने लिए आवंटित फंड को खर्च नहीं कर पाते हैं तो आपको अगले बजट में उतनी राशि नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको योग्य तो माना ही नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बिजनेस में पैसे बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है। जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चक्र चलता रहा तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टैक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इससे सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मध्यम वर्गीय लोग फिर टैक्स के दायरे में आ गए जिन्होंने इनके लिए वोट किए थे। सच्चे पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसे की समझ का प्रयोग किया। वे कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए। कॉरपोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है, परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया यह नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कॉरपोरेशन केवल एक फाइल का फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है। यह कोई बिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कॉरपोरेशन नाम लिखा होता है। यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो एक कानूनी देह बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीरों की संपत्ति एक बार फिर सुरक्षित हो गई। एक बार फिर कॉरपोरेशन का प्रयोग लोकप्रिय हो गया। यह स्थायी इनकम टैक्स कानूनों के पारित होने के बाद हुआ, क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए इनकम टैक्स की दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर से कम थी। इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है, कॉरपोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने के लिए किए जा सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा खिलाफ रही है। यह लड़ाई तब छिड़ती है जब कानून बनते हैं और ये लड़ाई अंत काल तक चलती रहेगी। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी होती है। हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं
और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं, अगर वे समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं, तो वे भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते हैं। फिर वे भी पैसे से आज़ाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसलिए मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह सलाह देता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वह बच नहीं सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो। औसत अमेरिकी व्यक्ति आज सरकार के लिए 5-6 महीनों तक काम करता है ताकि वह टैक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके। मेरे विचार में यह समय बहुत ज़्यादा है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसूलों का नारा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके लिए वोट दिया था। इस बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप उसका पालन नहीं करते हैं, बल्कि वह पलटवार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वे चीज़ों को बदल सकते हैं। वे चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज़्यादा टैक्स नहीं चुकाते। वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे उन पर टैक्स का कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वो चतुर और स्मार्ट वकीलों, अकाउंटेंट्स की सेवाएं लेते हैं और राजनेताओं को मानते हैं कि वे कानून बदलें या कानूनी बचाव के रास्ते बनाएं। उनके पास परिवर्तन करवाने के लिए जरूरी संसाधन होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है। उनमें से ज़्यादातर रास्ते एक के लिए खुले हैं, परंतु इनका फ़ायदा आमतौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं और वह अपने काम से काम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय शब्द 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के अनुच्छेद 1031 का संक्षिप्त रूप है, जिससे रियल एस्टेट बेचने वाले को टैक्स चुकाने में देरी करने का मौका मिलता है अगर वह ज़्यादा महंगे रियल एस्टेट को खरीदता है और सौदेबाजी में फ़ायदा नहीं लेता है। रियल एस्टेट एक ऐसा पूंजी निवेश है जो इतना बड़ा टैक्स लाभ देता है। जब तक आप कम कीमत की प्रॉपर्टी बेचकर ऊंची कीमतों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो आपको तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि उसे नकद ही न रखना चाहे। जो लोग कानून द्वारा दी गई इन टैक्स की छूटों का लाभ नहीं उठाते थे, वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। गरीबों और मध्यम वर्ग के पास उतने संसाधन नहीं होते। वे चुपचाप बैठे रहते हैं और सरकार की सुइयों को अपनी बाह पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन की इजाज़त दे देते हैं। आज मैं ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट वाले लोगों की संख्या में लगातार स्तब्ध होता रहता हूँ, और वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं। और मैं जानता हूँ कि सरकारी टैक्स एजेंट कितना डरावना होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए हैं और इसके लिए सरकार दोषी थी। मुझे यह सब पता है, परंतु जनवरी से लेकर मई से पहले पखवाड़े तक सरकार के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टैक्स के डर के कारण चुकाते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटवार नहीं किया, मेरे अमीर डैडी ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल खेल को चतुरता से खेला और उन्होंने ऐसा कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। अमीर डैडी से मेरा पहला सीख गया सबक आपको याद होगा। मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा। मैं अक्सर उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था। वे जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज करते रहते थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूं, एक दिन खुद भी उतना ही ताकतवर बनना चाहूं। जितने भी समय तक मैंने उनके मार्गदर्शन में पढ़ा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान ही ताकत है और पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है उसे बनाए रखने के लिए, उसे कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। उस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर उधर धक्के मारता रहता है
अमीर डैडी हमेशा माइक और मुझे ये याद दिलाया करते थे कि आप सबसे ज़्यादा डरावना व्यक्ति बॉस और सुपरवाइजर नहीं होता, बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्समैन हमेशा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वसूल कर लेगा। पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम न करूं। मेरा ये पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के पास में दे देते हैं। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो गया। फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए। हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए हमारे पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसलिए अमीर डैडी स्मार्ट टेक अकाउंट और वकीलों को इतना ज़्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देना सरकार को टैक्स देने से सस्ता था। मेरे लिए उनका सर्वश्रेष्ठ सबक था, स्मार्ट बनो ताकि उन्हें इधर उधर धक्के न दिए जा सकें। मैंने मैंने जिंदगी भर इसे अपनाया है। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे। वे कानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने से नहीं डरेंगे, चाहे आपका मुकाबला रॉबिन हुड और उसके गुरु से ही क्यों ना हो। मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी अच्छे कॉरपोरेशन में बढ़िया सी नौकरी खोजूं। वे मुझे हमेशा उन अच्छाइयों के बारे में बताते थे जो कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल की जा सकती है। वे यह नहीं समझा पाते थे कि कॉर्पोरेट नियोक्ता से मिलने वाले वेतन चेक पर पूरी तरह निर्भर रहने से मैं एक ऐसी दुधारू गाय बन जाऊं जिसे दूहा जा सकता है। जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वह केवल हंसे। उन्होंने सिर्फ यही कहा, सीढ़े का मालिक ही क्यों न बन जाए। बचपन में मुझे यह समझ में नहीं आया कि अपने कॉरपोरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। यह एक ऐसा सवाल विचार था जो असंभव और डरावना लग रहा था, क्योंकि मैं इस विचार से रोमांचित था, परंतु मेरी कम उम्र में मैं इस संभावना पर विचार ही नहीं कर पा रहा था कि वयस्क लोग किसी दिन मेरी कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह का पालन कर रहा होता। मेरे अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉरपोरेशन का विचार जीवित रहा और मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। जब मैं 15 या 16 साल का था तो मैं जानता था कि मैं उस राह पर नहीं चलने वाला, तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने बताई है। मैं नहीं जानता था कि ऐसा किस तरह करूँगा, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं भीड़ के साथ नहीं चलूँगा, उस दिशा में नहीं जाऊँगा जिस तरफ मेरे सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे अमीर डैडी ने सलाह मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। मैंने हॉल में ही मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसा मिल रहा था, परंतु हर बार जब भी मैं अपनी तनख्वाह के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियाँ इतनी ज़्यादा थी और इतना ज़्यादा काम मैं करता था। कटौतियाँ इतनी ज़्यादा होती थी, जब मैं ज़्यादा सफल होने लगा तो मेरे वरिष्ठ बॉस मेरे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बातें करने लगे। यह सुनने में अच्छा लगता था, परंतु मैं अपने कानों में अपने अमीर डैडी की आवाज़ भी सुनता था। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? 1974 में मैं जेरोक्स के कर्मचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही मेरी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ संपत्तियां मौजूद थी, परंतु अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज़्यादा बढ़ाया जाए। कटौतियों वाली तनख्वाह को देख देख कर
मुझे अमीर डैडी की सलाह में समझदारी दिखने लगी। अगर मैं अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह पर चलता तो मुझे अपना भविष्य साफ नजर आ रहा था। कई नियोक्ता यह अनुभव करते हैं कि अगर कर्मचारी अपने काम से काम रखें तो यह उनके बिजनेस के लिए बुरा होता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ में हो सकता है, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं था। एक बार मैंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी संपत्तियां बढ़ाना शुरू कर दिया, तो मैं एक बेहतर कर्मचारी बन गया। मेरे पास अब एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी आ जाता और मेहनत से काम करता था। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकूं। हवाई में उस समय कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी और वहाँ किस्मत चमका ही जा सकती थी। जितना ही ज़्यादा मुझे यह लगा कि वहाँ निवेश की संभावनाएं हैं, उतनी ही ज़्यादा जेरोक्स मशीनें मैंने बेची। मैंने जितनी ज़्यादा मशीनें बेची, मुझे उतना ही ज़्यादा पैसा मिला। और हाँ, मेरी तनख्वाह के चेक से उतनी ज़्यादा कटौतियाँ हुई। यह प्रेरणादायक था। मैं कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए मैं कम मेहनत करने के बजाय ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहा था। 1978 तक मैं सेल्स में चोटी के पाँव लोगों में से था। प्राय नंबर 1 में चूहा दौड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए बेताब था। 3 साल में से भी कम में मैं जेरोक्स की तुलना में अपने छोटे कॉरपोरेशन में कहीं ज़्यादा कमा रहा था, जबकि मेरा कॉरपोरेशन रियल एस्टेट में निवेश करने वाली कंपनी थी। और वह पैसा जो मैं अपने कॉरपोरेशन में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बना रहा था, वह पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मुझे कॉपियर बेचने के लिए दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज़्यादा समझदारी दिख रही थी। जल्दी ही मेरी प्रॉपर्टी से आने वाला कैश फ्लो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली कार खरीदी थी। जेरोक्स के लोगों को लगा कि मैं अपनी कमीशन बेच रहा हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मैं अपने कमीशन को संपत्तियों वाले कॉलम में निवेश कर रहा था। मेरा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था, जिसकी कड़ी मेहनत के कारण और ज़्यादा कर्मचारी तैयार होते थे और वे सब मिलकर अपने बॉस को एक नई कार तोहफे के रूप में दे रहे थे, और वह भी टैक्स चुकाने के पहले। मैंने जेरोक्स के लिए ज़्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी योजना सही तरह से चल रही थी और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी। मेरे अमीर डैडी से सीखे गए सबक के कारण मैं उस चूहा दौड़ के मिथक से बाहर निकलने में सफल हो गया और कम उम्र में ही मैं एक नियोक्ता बन गया। यह पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल आईक्यू कहूँगा, आर्थिक स्वतंत्रता की मेरी राह में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई थी। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूँ। जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूँ कि फाइनेंशियल आईक्यू विशेषता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूँ। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण दक्षता है। आप जिसे ज़्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगे, उतनी ज़्यादा सूक्ष्मता की जरूरत होगी, नहीं तो आप साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। यह बाएं मस्तिष्क का पहलू है जिसमें वर्णन या सूक्ष्मता जरूरी है। फाइनेंशियल साक्षरता वह योग्यता है जिसे के सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है निवेश, जिसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहता हूँ। इसमें तकनीकों, रणनीतियों और फॉर्मूलों की जरूरत होती है। यह मस्तिष्क का दायां पहलू है, यानी रचनात्मक पहलू। नंबर 3 है बाजार की समझ, मांग और आपूर्ति का विज्ञान। बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है, जो कि संभावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान टिक्कलमी एल्मो डॉल का प्रकरण भी तकनीकी या भावनाओं द्वारा संचालित बाजार का उदाहरण है। बाजार का दूसरा तत्व निवेश की मूलभूत या आर्थिक समझ है
क्या किसी निवेश में समझदारी है या वर्तमान बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा करना नासमझी है? कई लोग ये समझ सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश की अवधारणा बच्चों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये जटिल होती है। वे ये नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे इन वस्तुओं को अनुभूति से समझ लेते हैं। जो लोग एल्मो डॉल से परिचित नहीं होंगे, उनके लिए सीसम स्ट्रीट कैरेक्टर थी, जिसे क्रिसमस के पहले बच्चों में खूब प्रचारित किया गया है। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की सूची में उन्हें इसे ऊपर रखा था। परंतु क्रिसमस के लिए इसका विज्ञापन करने के बाद जब ये बाजार से गायब हो गई, तो कई लोग ये सोचने लगे कि कहीं कंपनी ने जानबूझकर तो इसे बाजार से गायब नहीं कर दिया है। इनकी मांग बहुत ज़्यादा थी और आपूर्ति बहुत कम, इसलिए बाजार में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया। स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डॉल नहीं बची, तो दुकानदारों और दूसरे खिलौने वालों ने इसमें मुनाफा कमाने का मौका दिखा। जिन्हें डॉल नहीं मिल पाई थी, वे दुर्भाग्यवश मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीदने के लिए मजबूर हो गए। टिक्कल मॉल इल्मो डॉल की अविश्वसनीय लोकप्रियता समझ में नहीं आई, परंतु यह मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र का बढ़िया उदाहरण है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड बाजारों पर लागू होती है। नंबर 4 एक कानून। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, निवेश और बाजारों की तकनीकी दक्षता के सारे कॉरपोरेशन का प्रयोग विस्फोटक वृद्धि प्रदान कर सकता है। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो, वह बहुत ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे निवेश के मालिक के लिए संभव नहीं है। उसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने में होता है। यह अंतर बहुत ज़्यादा हो सकता है जब हम इसे दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देखते हैं। टैक्स लाभ। कॉरपोरेशन ऐसी चीज़ें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता है, जैसे कि यह टैक्स देने के लिए पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है, परंतु इसमें अंदर घुसना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या संपत्ति बहुत बड़ी ना हो। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आपके पास अपने खुद के निवेश हो जो अच्छा कैश फ्लो दे सकते हैं हो। उदाहरण के तौर पर अपने कॉरपोरेशन का फ़ायदा यह है, घूमने जाने का कार्यक्रम हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है, कार का भुगतान, बीमा, रिपेयर इत्यादि कंपनी खर्च में डाल दिए जाते हैं। हेल्थ क्लब की सदस्य भी का भी कंपनी खर्च है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट के डिनर भी आंशिक व्यय है और भी ऐसे बहुत से खर्च हैं जो टैक्स चुकाने के पहले किए जाते हैं। कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक कानूनी समाज में रह रहे हैं और हर आदमी आपसे फ़ायदा चाहता है और अमीर लोग अपने क्रेडिट से ज़्यादा संपत्ति को छुपाने के लिए कॉरपोरेशन और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी का दावा ठोकता है, तो उसे ये पता चलता है वह कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। वे हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु वे किसी चीज के मालिक नहीं होते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हर चीज के स्वामी होने की कोशिश करते हैं और इसलिए उन पर दावा ठोका जाता है, तो वे सरकार या अपने साथी निवेश नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति खो बैठते हैं। उन्होंने रॉबिनहुड की कहानी से यह सीखा है कि अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांट दो। इस पुस्तक का लक्ष्य यह नहीं है कि कॉरपोरेशन बनाने का तरीका बताया जाए, परंतु मैं कहूँगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैध संपत्तियाँ हो, तो आप जितनी जल्दी हो सके कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फायदों और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जान लें।
इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई है जो इन फायदों के बारे में विस्तार से बताती है। कॉरपोरेशन बनाने के लिए जरूरी सीढ़ियों को भी समझाती है। यह पुस्तक खास तौर पर बहुत अच्छी है जिसका शीर्षक है थिंक एंड ग्रो रिच। यह कॉरपोरेशन की ताकत का बखूबी वर्णन करती है। फाइनेंशियल आईक्यू दरअसल कई कुशलताओं और गुणों का मेल है। तो मैं यही कहूँगा कि यह ऊपर बताई गई 4 तकनीकी दक्षताओं का समन्वय है जो मूलभूत फाइनेंशियल ज्ञान का आधार है। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दक्षताओं के समन्वय से आपका फाइनेंशियल ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। संक्षेप में, कॉरपोरेशन के मालिक अमीर लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, टैक्स चुकाते हैं। कॉरपोरेशन के काम करने वाले कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, खर्च करते हैं। आपकी संपूर्ण फाइनेंशियल रणनीति के लिए हम आपकी संपत्तियों के चारों तरफ कॉरपोरेशन का कवच लपेटे हुए बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं। धन्यवाद।